Welcome to Nav Classes. If you are new to my channel or viewing my videos for the first time, then please do subscribe. वेलकम टू नव क्लासेज। आज हम समझेंगे कि जीएसटी का बेसिक्स क्या है, जीएसटी कैसे लागू हुआ, किधर तक लागू हुआ, इसको बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन समझेंगे ए टू जेड, और समझेंगे कि कौन कौन से जो गुड्स हैं उन पे कितना कितना टैक्स लगा है और इसमें कौन कौन से टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये बिल्कुल फुल लेक्चर होगा जीएसटी के ऊपर, जिसके बाद आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अगर जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का अगर हम देखें जीएसटी से पहले का जो टैक्स स्ट्रक्चर है तो वो कैसा था। इससे पहले एक मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद उसने एक्साइज ड्यूटी दी और उसके बाद वैट और सीएसटी दिया उसके बाद ऊपर। ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर ने वो सारे प्रोडक्ट्स दिए होलसेलर को, होलसेलर ने उस पे उसके ऊपर क्या दिया, वैट दिया और सेंट्रल सेल टैक्स दिया, सीएसटी दिया। ठीक है, तो ये सब टैक्स क्या कर रहे थे, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दे रहे थे और स्टेट गवर्नमेंट को भी दे रहे थे। तो ये सब टैक्स में इतना कुछ इंक्लूडेड था। उसके बाद यहाँ पे रिटेलर ने भी वैट और सीएसटी दिया, जिसके अंदर कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिल रही थी। जितने भी इन्होंने, अगर मान लो हम इस रिटेलर की बात कर रहे हैं, तो जितने भी इन्होंने वैट और सीएसटी दिए और यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी दी, वो सभी उसके अंदर ऐड होकर लास्ट में जो अमाउंट आ रही थी वो बहुत बिग आ रही थी। अब जीएसटी के अंदर क्या होगा, अब रिटेलर उसमें आईटीसी को अवेल कर सकता है। देखो जीएसटी आया कैसे। जीएसटी में सबसे पहले 2006 में अनाउंसमेंट की गई कि यस हमें जीएसटी लाना है 2010 में। ठीक है, और फिर उसके बाद 2009 में फर्स्ट डिसीजन पेपर हुआ, एफडीपी रिलीज किया गया, किसके थ्रू, ईसी के थ्रू। फिर 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन बैठी और बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके अंदर 115th अमेंडमेंट की गई और बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। 2013 में 3 कमिटीज़ कंस्टिट्यूट करी गई, किसके थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, एंड जीएसटी को सेटअप किया गया। ठीक है, हम समझेंगे जीएसटी क्या होता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हुई 2014 में। ठीक है, 2006, फिर 9, फिर 11, फिर 13, अब 2014 में 122nd अमेंडमेंट हुई बिल में, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया कहाँ पे, लोकसभा में। फिर 2016 अगस्त में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया। अब मार्च 2017 में 12 जीएसटी काउंसिल मीटिंग बैठी, जिसके अंदर इन्होंने निकाला कि जीएसटी में 4 बिल पास होंगे, जो कि होगा सीई जीएसटी जो सेंट्रल के लिए था, स्टेट जीएसटी, यूटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी, आई जीएसटी यानी कि इंटर स्टेट के लिए जीएसटी। ठीक है, कंपनसेशन सेल बिल्स रिकमेंड किए गए, अब जो लागू हुआ है जुलाई को, 1 जुलाई को। जीएसटी लाने के लिए कितना एफर्ट किया गया, 10 साल का एफर्ट लगा जीएसटी लाने में, और 30+ सब ग्रुप्स और कमेटी बनाई गई इसके लिए। 3000+ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया गया, 18,000 मैन आवर्स ऑफ डिस्कशन, इतने घंटों की डिस्कशन लगी जीएसटी काउंसिल की। 14 एम्पावर कमेटी मीटिंग बैठी, 175 से भी ज़्यादा ऑफिसर्स की मीटिंग हुई, 51,000 ऑफिसर को ट्रेन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एंड 5 लॉ अप्रूव किए गए कोलैबोरेशन एफर्ट्स के थ्रू। इससे पहले, जीएसटी से पहले जो टैक्स का स्ट्रक्चर था उसके अंदर सेंट्रल टैक्स इतने सारे लगते थे सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ड्यूटी लिविड अंदर मेडिकल टॉलरीज प्रिपरेशन एक्ट, फिर एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स सीवीडी सीएडी। ये क्या होता था, जब हमारा कोई गुड्स आती थी इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया में, तो उसमें सीवीडी और सीएडी लगते थे। सर्विस टैक्स, सरचार्ज, सेस, ये तो हुआ सिर्फ सेंट्रल का। अब इसके बाद स्टेट का भी आता था, स्टेट गवर्नमेंट लेती थी स्टेट वैट, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेती थी। इतने सारे टैक्स लगते थे। एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, सरचार्जेस, सेसेस। अब एक ही पर्सन, एक ही फैक्ट्री वाले अगर एग्जांपल ले तो वो सेंट्रल टैक्स भी देते थे, सेल्स टैक्स भी देते थे। अब सिर्फ एक ही टैक्स बन गया इन दोनों का, यानी कि जीएसटी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने ही हाथ मिला लिया और एक जीएसटी ही फॉर्म लगेगा अब।
जीएसटी के मेन फीचर्स क्या है? जीएसटी जो होगा वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर लगेगा। सभी जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस होंगे ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली ही आपको सभी टैक्स पे करने हैं। नॉन इंस्ट्रक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा, आपके पैन कार्ड के ऊपर बेस्ड रजिस्ट्रेशन ओनली इफ टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख। अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है सिर्फ तभी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके काउंटर पार्ट भी है। अगर हम गुड्स इंटर स्टेट दे रहे हैं, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के साथ अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। ऑप्शन ऑफ वॉलेटरी रजिस्ट्रेशन, आप खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। डीम्ड रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर हो जाएगा। आपको 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है या नहीं। अगर कोई शिकायत होगी तो आपको उसके अंदर आपको नोटिस आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, और अगर नहीं होगी शिकायत तो 3 दिन के अंदर आप इजीली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा, टैक्स जो कि पे कर चुका है पहले ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है यहाँ पे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, आईटीसी, इसको हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहेंगे। ये अवेलेबल होगा जो कि टैक्स पे हो चुके हैं पहले ही। जो हमसे पहले अगर मैन्युफैक्चरर या होलसेलर टैक्स दे चुका है तो उसके ऊपर हम आईटीसी अवेल करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जीएसटी का बेनिफिट हो जाएगा। क्रेडिट अवेलेबल टू रिसिपिएंट ओनली इफ इनवॉइस इज मैच्ड। अगर इनवॉइस मैच होगा तभी आईसीटी इनपुट क्रेडिट मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये क्या किस केस में हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा कि ज़्यादातर लोग अपना टैक्स बचाने के लिए नकली अगर दे दें तो उस केस में वो नकली नहीं दे सकते। ठीक है, सेट ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड मंथली रिटर्न। अब ऑटोमेटिकली मंथली रिटर्न जैसे जैसे आप अपना इनपुट डालते रहोगे, वेबसाइट के अंदर आपको डालना है कितनी सप्लाई की, इस पर्सन को सप्लाई की, इधर इस स्टेट में सप्लाई की, और वो ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न बनती जाएगी। ठीक है, एनुअल रिटर्न कंपोजिशन टैक्स पेयर टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न। जो टैक्स पेयर है उसको, कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होगी। ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ रिटर्न्स आपको अपने आप पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी। जीएसटी प्रैक्टिशनर फॉर असिस्टिंग फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी इसके लिए। जीएसटीएन एंड जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी बेस्ड असिस्टेंस, आपको बिल्कुल सभी टाइप की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएंगी। सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक लेजर फॉर कैश एंड क्रेडिट, जितना भी आपका कैश में माल भेजा है या लिया है उसका और क्रेडिट का सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक लेजर बनेगा। ठीक है, टैक्स कैन बी डिपॉजिटेड बाय इंटरनेट बैंकिंग। टैक्स कैसे डिपॉजिट किया जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग से, नेफ्ट से, आरटीजीएस से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, ओवर द काउंटर से। ठीक है, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट फर्स्ट एज आईजीएसटी एंड देन सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब इसको हम अच्छे से समझेंगे कि ये कैसे हुआ एग्जाम्पल के थ्रू। कंसेप्ट ऑफ टीडीएस फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टीसीएस फॉर ई कॉमर्स कंपनीज। रिफंड जो होगा वो 60 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, जो भी हमने आईसीटी के अंदर क्लेम किया होगा वो मिल जाएगा। प्रोविजनल रिलीज ऑफ 90% रिफंड टू एक्सपोर्टर विद इन 7 डेज, जो भी एक्सपोर्टर्स होंगे उनके लिए रिफंड का 90% मिल जाएगा 7 दिनों के अंदर अंदर। इंटरेस्ट पेएबल इफ रिफंड नॉट सेक्शन इन टाइम, अगर रिफंड बिल्कुल टाइम पे आपको नहीं मिला तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये प्लस पॉइंट है। रिफंड टू बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट्स, रिफंड जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगा, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजैक्शनल प्रोविजन फॉर स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर टू जीएसटी रिजाइम। स्पेशल प्रोसीजर होगा जॉब वर्क के लिए। सिस्टम ऑफ जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग, एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजन, इसमें कोई अपना मुनाफा फालतू में अपने आप नहीं कमा सकता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो गया है ये सारा। ये इसकी बात हो रही थी। जीएसटी एंड क्या चीज़ है? जीएसटी नेटवर्क है एक, जिसमें इस सेक्शन 25 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद स्ट्रेटेजिक कंट्रोल विद गवर्नमेंट। फंक्शन कैसे करेगा? टू फंक्शन एज कॉमन पास थ्रू पोर्टल फॉर टैक्स पेयर, ये एक तरीके का कॉमन पोर्टल होगा जिसके अंदर सबमिट कर देंगे अपनी रजिस्ट्रेशन, फाइल करेंगे रिटर्न और टैक्स की पेमेंट हो जाएगी बिल्कुल एक ही जगह पर। जीएसटी का एक नेटवर्क है जहाँ पे आपको ज़्यादा
इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह सारा आपको टैक्स पे करना है। टू डेवलप बैक एंड मॉड्यूल्स फॉर 25 स्टेट्स, इन्फोसिस अपॉइंटेड एज मैनेज सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, किस कंपनी को अपॉइंट किया गया है, इन्फोसिस को अपॉइंट किया गया है, MCP मैनेज सर्विस प्रोवाइडर। फिर 34 GST सुविधा प्रोवाइडर अपॉइंट किए गए हैं। कितने सुविधा प्रोवाइडर अपॉइंट किए गए हैं? 34 GSPs बोला जाएगा इनको, GSP। GST के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ पर मैन्युफैक्चरर ने जो दिया, क्या दिया, एक अगर स्टेट से एक ही स्टेट में वो दे रहा है गुड्स को, तो उसने क्या दिया होगा? CGST और SGST दिया होगा। लेकिन अगर वो अपनी स्टेट से कहीं बाहर दे रहा है, अपनी टेरिटरी से बाहर दे रहा है, तो वो क्या देगा? IGST और UGST देगा। तो इस केस में जो मैन्युफैक्चरर दे चुका है और उसके बाद उसने वो ऐड ऑन करके होलसेलर को दे दिया, सारा प्राइस अपना प्रॉफिट भी उसमें लगा दिया। उसके बाद होलसेलर ने भी अब आगे देना है, उसने अपनी ही स्टेट में देना है या आउटसाइड देना है, तो उस अकॉर्डिंग वो सब दे देगा। लेकिन जो पहले मैन्युफैक्चरर दे चुका है वो उसको उस केस में क्या मिल जाएगी? ICT मिल जाएगी, ठीक है। फिर रिटेलर है, उसने भी वो रिबेट पहले ले ली, ICT ले ली, बेनिफिट ले लिया उसका, और फिर अपने अकॉर्डिंग उसने जितना एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स बनता था GST के अंदर वो दिया, अकॉर्डिंग टू कि उसने स्टेट में देना है या फिर इंटर स्टेट अपने गुड्स को प्रोवाइड करना है कस्टमर पे। फिर कस्टमर ने क्या दिया? सिर्फ एक GST, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भागने की, बहुत सारे पेपर्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब समझते हैं कि ये GST लगता कैसे है, ठीक है। अगर तो इंट्रा स्टेट, इट मीन्स अगर दिल्ली से दिल्ली के अंदर, इंट्रा मतलब दिल्ली से दिल्ली के अंदर ही, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, एक ही स्टेट के बीच में अगर गुड्स हो रही हैं एक्सचेंज, इट मीन्स उनका सेल परचेज हो रहा है या सर्विसेज हो रही हैं सप्लाई, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जो लोकेशन है सप्लायर की और जो प्लेस है सप्लाई की, जहाँ से गुड जाएगी, वो दोनों क्या है? इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो उस केस में कौन कौन से टैक्स हमारे लगेंगे? SGST और CGST, स्टेट का GST और सेंट्रल का GST, ये दो टैक्स हमारे वर्क में आएंगे। अब देखो इसको अच्छे से समझो। अगर दिल्ली से दिल्ली में जा रहा है सामान, तो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस है 1000 किसी गुड का, उसके ऊपर 18% अगर GST लगना है, सेंट्रल GST लगेगा 9% और स्टेट GST लगेगा इसको 9%। इट मीन्स नेट रिजल्ट जो आया वो आया 18%। तो एक जो शॉपकीपर है या फिर फैक्ट्री वाला है, उसको सिर्फ 18% ही देना है, वो अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में एडजस्ट कर लेंगे। तो टोटल सेल प्राइस उसका आ गया 1180 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल टैक्स पे कितना किया ए ने? इसने टोटल टैक्स पे किया 180, इतना समझ में आ गया। ICT अवेलेबल होगी परचेज के ऊपर 90। अब जो इस पर्सन के पास गया, नेक्स्ट पर्सन के पास गया दिल्ली में, इसने भी आगे सेलिंग प्राइस अपना रख दिया 2000, इसने अपना प्रॉफिट भी जोड़ दिया उसमें। 2000 के ऊपर 9% लगेगा सेंट्रल GST और SGST लगेगा 9%। तो हो गया ये टोटल 180 प्लस 180, ठीक है। टोटल ये कितना हो गया? 360 हो गया ये आपका GST टोटल, ठीक है। अगर तो ये टैक्स पे किया होगा इस पर्सन ने, इससे पहले वह जिससे लिया था ए से लिया था, अगर इस पर्सन ने टैक्स पे किया होगा तो आप उसमें ITC ले सकते हो, आपको उसमें ITC अवेलेबल हो जाएगी, जो ये ऑलरेडी पे कर चुका है, ये 90 वाली और 90 वाली, ये आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। इट मीन्स आपने टैक्स, नेट टैक्स कितना पे किया? ओनली 180 रुपीज़, क्योंकि आपने गवर्नमेंट से 180 रुपीज़ की जो ITC है वो आपने अवेल कर ली, ठीक है। अब आउटपुट लाइबिलिटी जो मेनली बनती है इस केस में, वो बनती है 180 प्लस 180, लेकिन इसमें 180 ऑलरेडी पे हो चुकी है 90 प्लस 90 वाली, तो आपको सिर्फ 180 ही लगेगी। नेट लाइबिलिटी आपने कितनी पे करी? दोनों में से 90 आपने माइनस कर लिया, ये वाला, इसका 90, CGST का और SGST का भी 90 आपने माइनस कर दिया, और टोटल आपने लाइबिलिटी पे करी टैक्स के लिए, GST के लिए ओनली 90 प्लस 90 180, ठीक है। तो नेट रिजल्ट 180 ही आया आपके पास कि आपने भी GST सिर्फ 180 ही पे किया। यही सर्कल आगे आगे चलता रहेगा।
इंट्रा स्टेट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट की। इट मीन्स कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जा रही हैं, तो अगर गुड्स एंड सर्विसेज दिल्ली से हरियाणा जा रही हैं तो लोकेशन जो है सप्लायर की वो अलग है, और जहां प्रोडक्ट जा रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई अलग है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इस केस में कौन सा वाला जीएसटी लगेगा? इस केस में आईजीएसटी लगेगा, इंटर स्टेट जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि ये कैसे लगा। अगर यूपी से दिल्ली जा रही है प्रोडक्ट और उसके बाद यूपी से अगर दिल्ली जा रहा है तो उस केस में ये पहले लगा आईजीएसटी, यहाँ पर 18%। ठीक है, 1000 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस था, इस पे 18% आईजीएसटी लग गया। टोटल सेल प्राइस कितना बन गया फिर आपका? 1180। टोटल टैक्स कितना पे किया ए ने? 180। इतना समझ में आ गया। अब इसने दिल्ली वाले पर्सन ने हरियाणा भेजा अपना सामान, तो उसने भी क्या पे किया? उसने पे किया होगा आईजीएसटी, क्योंकि ये भी इंटर स्टेट ही है, ये भी इंटर स्टेट था, ये भी इंटर स्टेट है, दूसरी स्टेट में जा रहा है। अब सेलिंग प्राइस जो है वो उसने रखा प्रॉफिट जोड़ के 2000 रुपया। ठीक है, और आईजीएसटी 18% अगर देखें तो वो बनता है इसका कितना? 360 रुपीज़, 360 रुपये। अब टोटल सेल प्राइस कितना बनेगा इसका? 2360। टोटल टैक्स ये कितना पे करेगा? अब ये यहाँ पर भी आईटीसी अवेल कर लेगा, जो कि ये थी 180 रुपीज़ की। टोटल लाइबिलिटी इसकी बनती है 360। नेट लाइबिलिटी अब इसने कितनी पे करी? 360 माइनस 180, जो कि इसको वापस मिल गया है 180 रुपीज़ ही पे करी है इसने। 360 रुपीज़ जीएसटी नहीं पे किया, इसने 180 पे किया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बेनिफिट हो गया कि नेट जो लास्ट में कस्टमर बचा उसने भी ओनली 180 ही पे किया, जो पहले 180 था वो उसको आईटीसी मिल गई। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इंटर स्टेट का ही। वो ये हो सकता है कि दिल्ली से पहले दिल्ली में गया, फिर उसके बाद इंटर स्टेट में गया सामान। ठीक है, दिल्ली से अगर दिल्ली में गया तो उसके केस में कौन कौन से दो टैक्स थे? याद आया? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% लग गए, 90 रुपीज़ लग गया, और फिर टोटल सेलिंग प्राइस आ गया आपका 1180 रुपीज़। उसके बाद आप देखो ए ने कितना टैक्स पे किया? ओनली 180 रुपीज़। उसने बी को जब दिया उसने आगे सेल किया है कहाँ पर? हरियाणा में, यानी कि यहाँ पे स्टेट अलग अलग हो गई, तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस उसने रख दिया अपने हिसाब से 2000 रुपये, आईजीएसटी लगा 18%। ठीक है, वो बना 360 रुपीज़। टोटल सेलिंग प्राइस बन गया 360 रुपीज़। उसने टैक्स कितना पे किया? अब ये देखो, उसको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगी कितनी? 90 प्लस 90, जो सीजीएसटी में लगी थी और एसजीएसटी में लगी थी, यानी कि 180 उसको आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी उसकी बनती है 360 रुपीज़। एडजस्टमेंट करने के बाद हम देखें अगर, तो उसको आईजीएसटी में उसको आईटीसी मिल गई, जो कि थी 180 रुपीज़, जो पहले ही ए पे कर चुका है, अब इसको दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी, तो इसको जीएसटी सिर्फ 180 रुपीज़ ही देना पड़ा। ठीक है, नेट इसको जीएसटी 180 ही देना पड़ा। अब बात आती है कि पहले ट्रांजैक्शन अलग अलग स्टेट्स में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद वो सेम स्टेट में जा रही है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी सिचुएशन कि यहाँ पर पहले यूपी से सामान हमारी गुड्स या सर्विसेज जा रही है हरियाणा में। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस था 1000 रुपीज़, उस पर अब इंटर स्टेट है तो इसका मतलब आईजीएसटी लगेगा 18%, तो 180 हो गया। टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 1180, और इसने पे की लाइबिलिटी कितनी? 180। उसके बाद अगर सेम स्टेट में गया तो उसको कौन से दो टैक्स लगेंगे? एक तो सेंटर का और एक स्टेट का, सीजीएसटी और एसजीएसटी 99%, तो वो हुए 180 प्लस 180। इस केस में पहले वाला पर्सन ए पर्सन पहले ही 180 दे चुका है। ठीक है, अब उसको लाइबिलिटी बनती है टोटल 180 प्लस 180। अब एडजस्टमेंट अगर हम करें तो सीजीएसटी जो है, देखो
सेंट्रल वाला जो टैक्स है, ये जो आईजीएसटी है ये भी सेंट्रल का ही लगता है, तो सेंट्रल वाला जो टैक्स है 180 माइनस 180 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको लगा क्या, सिर्फ एसजीएसटी लगा 180, तो इसने नेट 180 रुपीज़ जीएसटी के रूप में पे करे। ठीक है, अगर ये पर्सन कंफ्यूज हो रहा है कि मेरे को सेंटर को देना है या स्टेट को, तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने इंटरनेट पे ऑनलाइन सिर्फ अपना टोटल लायबिलिटी देखनी है, वो आगे एडजस्टमेंट अपने आप करते रहेंगे, सेंटर को देना है या स्टेट को देना है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं है। अब देखो एडजस्टमेंट कौन से टैक्स के किस टैक्स के साथ हो रही थी, ये बिल्कुल याद रखो कि सीजीएसटी की एडजस्टमेंट सीजीएसटी और आईजीएसटी के साथ हो रही थी। ठीक है, और एसजीएसटी की एडजस्टमेंट एसजीएसटी और आईजीएसटी के साथ हो रही थी। इसका मतलब इन दोनों की आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो रही, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट वाले टैक्स हैं। ठीक है, अब आईजीएसटी की एडजस्टमेंट इन दोनों के साथ की जा सकती है, सीजीएसटी के साथ भी और एसजीएसटी के साथ भी। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट में थोड़ा सा डाउट है तो ये आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सीजीएसटी की एसजीएसटी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और एसजीएसटी की सीजीएसटी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन कराना किसको ज़रूरी है। जिनकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगी उनको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरीज में जो स्टेट्स डाली गई हैं, जिनके केस में ये लिमिट 20 लाख नहीं है, ये लिमिट है 10 लाख। ठीक है, तो इट मीन्स वो वाली स्टेट्स मैं याद दिला देती हूँ आपको, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये देखो साइड वाला इंडिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, ये वाली स्टेट्स जो है इनका रजिस्ट्रेशन तब करवाना ज़रूरी है जब इनकी जो टोटल टर्नओवर है 10 लाख से ऊपर है। बाकी सब स्टेट में 20 लाख मानी जाएगी। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या आता है, टैक्सेबल सप्लाईज जितनी भी है प्लस एग्जाम्ड सप्लाईज दोनों आती हैं एग्रीगेट टर्नओवर में। ठीक है, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज को, और इंटर स्टेट में अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जो सप्लाई कर रहे हैं, उन सभी को मिलाकर एग्रीगेट टर्नओवर देखी जाएगी, जो कि 20 लाख है कुछ स्टेट्स के लिए, लेकिन कोई स्पेशल केस जो है उनके केस में ये 10 लाख है। ठीक है, तो हमें ये भी समझ में आ गया कि एग्रीगेट टर्नओवर कौन सी होती है। अब रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया तो क्या होगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन टू कलेक्ट द टैक्स, अब आईटीसी भी आप अवेल नहीं कर सकते। अगर आपको आगे माल देना है, सामान देना है, तो जो पहले टैक्स पे कर चुका है पर्सन, उसने आपको सामान दे दिया, तो उसके ऊपर अब आपके लिए आईटीसी और सीएन वैट लैप्स हो गया है, इसको भी आप अवेल नहीं कर सकते। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो ऑथराइज टू कलेक्ट द टैक्स, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हो और अपना जो क्रेडिट है वो भी पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्लेम आईटीसी एंड यूटिलाइज द सेम अगेंस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, अब आप आईटीसी भी क्लेम कर सकते हो, जो आपने आईटीसी अवेल कर ली है उसको आगे टैक्स पेमेंट के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। हम देखें आज की डेट में, इससे पहले जीएसटी से पहले, तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर की 6 फैक्ट्रीज है महाराष्ट्र में और वो सेल करता है, सेल ऑफिस है उसके 4 स्टेट्स में इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, तो क्या हुआ, इट ऑल्सो हैज सेंट्रलाइज सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र, तो उसको पास सेंट्रलाइज सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन भी होगा महाराष्ट्र में, तो उसको 6 एक्साइज रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, 4 वैट रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। 6 एक्साइज किस लिए, कि उसकी 6 फैक्ट्रियां हैं महाराष्ट्र में, 4 वैट रजिस्ट्रेशन, 4 स्टेट्स में उसका सामान जाता है, और एक सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन उसको कराना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ, जीएसटी के आने से 4 जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने पड़े उसको, सिर्फ क्योंकि उसने 4 स्टेट्स में अपना सेल्स ऑफिस खोला हुआ है। ठीक है, एक 1 फॉर ईच स्टेट, तो ये डिफरेंस है आज जीएसटी के आने से, क्योंकि पहले उसको इतने सारे रजिस्ट्रेशन कराने पड़े, अब उसको सिर्फ 4 जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने पड़े।
कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पर्सन मेकिंग यानी इंटरस्टेट, आपके लिए बिना किसी 20 लाख के टर्नओवर के कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कब है? अगर आप दूसरी स्टेट में सामान या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है अगर, पर्सन हु रिक्वायर टू पे टैक्स, रिवर्स चार्ज के अंदर जिसको टैक्स पे करना रिक्वायर्ड है। रिवर्स चार्ज भी हम समझेंगे क्या होता है। पर्सन हु सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, अगर वो इंटरनेट के थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है तब भी उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। कंपोजिशन स्कीम क्या है? कंपोजिशन स्कीम के अंदर कुछ कंडीशंस है और ये ऑप्शनल है। मिनिमम प्रिस्क्राइब रेट है यहाँ पर, हम इसके बारे में हम समझते हैं। कंडीशंस है इसके अंदर, अगर तो आपकी टर्नओवर पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर में कम थी 75 लाख से, तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करा सकते हो। पैन लिंक्ड है ये, ठीक है। कोई टैक्स कलेक्शन नहीं है इसमें, प्लस ओनली इंट्रा स्टेट सेल्स, अगर आप सिर्फ इंट्रा स्टेट सेल्स कर रहे हो तब है ये। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा इसमें। टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से कम है तो ये कंपोजिशन स्कीम आप ले सकते हो। किस केस में? ये वाली स्टेट्स के केस में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। नेगेटिव लिस्ट में कौन कौन से आते हैं? जो भी आइसक्रीम बेचते हैं, पान मसाला बेचते हैं या फिर टोबैको बेचते हैं, वो कंपोजिशन स्कीम अवेल नहीं कर सकते। प्रिस्क्राइब्ड रेट अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर प्रिस्क्राइब्ड रेट। ट्रेडर्स जो हैं अगर हम देखें तो स्टेट में ही अपने दे रहे हैं तो जैसे उसका आधा आधा टैक्स बढ़ जाता है ट्रेडर्स के लिए। सीजीएसटी 0.5%, एसजीएसटी 0.5%, टोटल आ जाता है 1%। मैन्युफैक्चर है तो फिर 1%, टोटल आ जाता है आपका 2%। और अगर रेस्टोरेंट है तो 2.5% और 2.5%, टोटल आ जाता है 5%। इम्प्लीकेशन, अगर डीलर जो है वो कवर नहीं कर पाया अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में, सेक्शन 18C, तो क्या होगा? अगर वो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में अवेल नहीं कर पाया तो उसको he will charge GST at normal rate from very next day in which he is to be covered in section 10। अगर जो जो हमने कंडीशन समझी थी उसके अकॉर्डिंग अगर उसका प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं अपने आप को अवेल कर पाया कंपोजिशन स्कीम में, तो उसका बिल्कुल जिस दिन से पता चला कि वो जिस दिन से उसका जो चेंजेस है टर्नओवर में ये सब चेंज हो गए, कंडीशंस चेंज हो गई, उसी दिन से उसको बिल्कुल नॉर्मल जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। He shall be entitled to take credit of input in respect of input held in stock। तो ये सब है, उसके लिए आप रीड कर सकते हो। रिवर्स चार्ज का क्या मतलब है? ये एक डेंजर पॉइंट है। अगर जो प्रोवाइडर है उसने टैक्स नहीं पे किया, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में? आपको अपना भी टैक्स पे करना पड़ेगा और उसका भी। इस केस में आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते। रिवर्स चार्ज का मतलब है लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई, जिसको भी सप्लाई मिली है गुड्स और सर्विसेज की, तो वो उसको ही वो वाला टैक्स पे करना पड़ेगा अगर प्रोवाइडर ने वो टैक्स पे नहीं किया। तो ये यहाँ पर एक फॉल है। एप्लीकेबिलिटी होता है मे बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज और बोथ। 12 सर्विसेज कवर्ड है इसके अंदर। इन केस ऑफ सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर पहले वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड था और जिसको सप्लाई मिली वो रजिस्टर्ड था, तो क्या होगा? इसी को इसका जो बनता है वो भी इसको टोटल देना पड़ेगा। इट मीन्स जितना भी टोटल बनता है ना, वो उसमें वो आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। इसका मतलब इसको डबल जीएसटी पड़ गया। अदरवाइज इसको बेनिफिट होता अगर ये रजिस्टर्ड होता तो, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? सप्लाई ऑफ विच टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। अगर गुड्स और सर्विसेज उस केस में टैक्सेबल थी लेकिन उसने अनरजिस्टर्ड वाले पर्सन ने टैक्स नहीं दिया तो इसी को सारा टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रेंट। व्हाट अबाउट टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज? अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया गया तो वो क्या कर सकता है? उसके अंदर आईटीसी अवेल कर सकता है। हाउ टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज में टैक्स कैसे पे करना है? आईटीसी तो देखो नहीं मिलेगी आपको, कैन नॉट बी यूज।
तो पेमेंट ऑफ दिस टैक्स आपको करनी पड़ेगी। कैन बी पेड थ्रू ई कैश लेजर ओनली, आप सिर्फ ई कैश लेजर के थ्रू ही ये पेमेंट कर सकते हो। तो इस केस में यही फॉल है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। कंपोजिशन डीलर टैक्स पे करता है रिवर्स चार्ज में, लेकिन आईटीसी ऑफ सच टैक्स विल नॉट बी अवेलेबल। देखो, अगर हम इसको अच्छे से स्लाइड वाइज समझना चाहें, ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि प्रेजेंट वेलकम टू नव क्लासेज। आज हम समझेंगे कि जीएसटी का बेसिक्स क्या है, जीएसटी कैसे लागू हुआ, किधर तक लागू हुआ, इसको बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन समझेंगे ए टू जेड, और समझेंगे कि कौन कौन से जो गुड्स हैं उन पे कितना कितना टैक्स लगा है और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, क्या क्या इसमें रीजंस है, इसका प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे काम करता है। ये नॉट एप्लीकेबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर 5000 पर डे से कम है तो वहां पर आप एग्जम्प्ट कर सकते हो, इट मीन्स बच सकते हो उससे। लेकिन वट इफ परचेजेस ऑफ अमाउंट ₹6000, अगर 5000 से 6000 हो गया तो अब क्या होगा, अब लाइबिलिटी विल अराइज ऑन टोटल 6000, तो टोटल 6000 के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन अभी इसके ऊपर नहीं है, अभी तक हमें इतना ही पता है कि 6000 पे ही देना पड़ेगा। लेकिन अब रेंट के केस में क्या होगा, अगर रजिस्टर्ड डीलर रेंट सर्विस लेता है किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इस वक्त, लेकिन बाद में लेटर ऑन वो बेनिफिट उसका अवेल कर सकता है, ठीक है। उसको अभी तो टैक्स पे करना पड़ेगा, लेटर ऑन वो अवेल कर सकता है। ये है केस रेंट का। समझते हैं टैक्स के इनवॉइस रूल कैसे हैं। इट मीन्स आपको किस किस टाइप का इनवॉइस आपको बनाना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये कोई कंपनी है और इसमें आपको ये नाम वगैरह सब सेम ही होता है। यहाँ पर आपको कॉलम में एक कॉलम CGST का बनाना पड़ता है अपने उसमें लेजर्स में, इनवॉइस में। अब इनवॉइस में आपको एक कॉलम CGST का बनाना पड़ेगा, एक SGST का और एक IGST का। तो जहाँ पे भी गुड जा रही है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एक एग्जांपल जो अब आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा उसका। इनवॉइस की कॉपी किस किस को देनी पड़ेगी, एक तो ओरिजिनल इनवॉइस अपने पास रखेगा, बायर को मिलेगा। डुप्लीकेट इनवॉइस ट्रांसपोर्टर को, और जो सप्लायर है उसके पास होगा ट्रिप्लीकेट इनवॉइस। तो यानी कि इनवॉइस की कॉपीज बनेंगी 3। इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब ये मेन मुद्दा है जहाँ पे आप सब अपना टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो CGST, SGST और IGST का जो टैक्स क्रेडिट आप अवेल कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो, ये होता क्या है। टैक्स पेड ऑन रिवर्स चार्ज इसके अंदर इंक्लूड है, जो भी रिवर्स चार्ज में आपने टैक्स पे किया था। और इसमें क्या नहीं इंक्लूड, इसमें कंपोजिशन लेवी के अंदर जो आपने टैक्स पे किया था वो इंक्लूड नहीं है इनपुट टैक्स में, ठीक है। तो ये 4 टैक्स हैं हमारे पास। सेक्शन 16 के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। क्रेडिट एडमिसिबल विल बी क्रेडिट टू इलेक्ट्रिक क्रेडिट लेजर। अब इसको रजिस्टर्ड पर्सन को सारा कैसे देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू ही देना पड़ेगा सारा। अब फाइल की जाएगी। अब आप सोचोगे कि कब करेंगे रिटर्न फाइल, तो इसके लिए अब ये तो आप रीड कर ही सकते हो, मैं आगे बढ़ रही हूँ। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। इसको मैं समझा रही हूँ बेसिकली ऐसे। GSTR पहले रिटर्न 1 कब भरोगे, रिटर्न 1 कब भरोगे, जितनी भी आपने सेल्स की थी वो सभी सेल्स हर महीने की 10th डेट को 10 तारीख को आपने एंट्री कर देनी है, ठीक है। जितनी भी आपने परचेजेस की थी उस सब की डिटेल हर महीने की 15 तारीख को आपने एंटर कर देनी है, ठीक है। जितनी भी पिछले महीने की थी उसकी नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को और नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को आपने एंटर कर देनी है सेल और परचेज, ठीक है। मंथली रिटर्न जो है थर्ड आएगा यहाँ पर टायर। मंथली रिटर्न 20 तारीख को अगले महीने की रिटर्न फाइल करनी है। क्वार्टरली रिटर्न अब आपको भरनी है कब, 4th आया आपके पास क्वार्टरली रिटर्न फॉर कंपोजिशन डीलर ओनली। सिर्फ कंपोजिशन डीलर्स के लिए है ये 18 को, 18th ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग क्वार्टर, अगले आने वाले क्वार्टर में आपको 18 तारीख को भरना होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होंगे उनको 13 तारीख की
को भरने होंगे नेक्स्ट मंथ की 13th को। एनुअल रिटर्न कब भरेंगे? 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल के 31 दिसंबर को। तो ये सभी डेट्स आप याद कर सकते हैं। ये है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपने लेट रिटर्न भरी, इन सभी डेट्स के अलावा कभी लेट रिटर्न भरी, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी होगी? 100 रुपीज़ पर डे, एक दिन के 100 रुपये लगेंगे, जिसमें मैक्सिमम 5,000 रुपये की तक की आपको पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, रिटर्न को अगर हम इस चार्ट के थ्रू समझना चाहें, रिटर्न फ्लो को अगर हम समझें, तो हमने 10 को तो अपना नेक्स्ट मंथ की 10th को हमने आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो भी हमने सप्लाई की गुड्स और सर्विसेज की, उसके जो हमने डिटेल देनी थी दे दी। ठीक है, इसको बोलते हैं GSTR1। ठीक है, उसके बाद 15th को हमने कौन सी डिटेल दी? जो भी इनवर्ड सप्लाई थी यानी कि परचेजेस की, उसकी डिटेल हमने 15 को दे दी। लेकिन बीच में एक आती है डेट 11th को, अगले महीने की ही 11th को डिटेल जो है सप्लाईज की, वो अपने आप ऑटो ड्राफ्ट हो गई है GSTR1 या फिर GSTR5 में, 5 से रिसिपिएंट तक। ठीक है, अपने आप ही चली जाएंगी। उसके बाद अगर आपने जो परचेजेस की थी उसकी 15 को अगर आपने की नेक्स्ट मंथ के, तो वो 17th को डिटेल अपने आप ड्राफ्ट हो जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, उसके बाद आपने अगले महीने की 20 तारीख को 20th को मंथली रिटर्न भरनी है, जो आपका आएगा GSTR3 में। तो ये आपका पूरा रिटर्न का फ्लो होगा। मैं आ जाती हूँ अपने ब्लॉग पे। अब आपको ये नोट्स मिल जाएंगे मेरे ब्लॉग से। ठीक है, नहीं तो मैं PDF प्रोवाइड कर ही देती हूँ आपको पता है। अब देखो, इसमें हमने अब लिस्ट बनाई है कि कौन कौन सी गुड्स हैं और कितने टैक्स लायबिलिटी में आती हैं। तो गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा, अगर क्वेश्चन आ जाए, गवर्नमेंट ने किधर सब आइटम्स को फिक्स करा है, कौन से लायबिलिटी में फिक्स किया है? 18% की जो आइटम्स हैं जिनके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम्स लिस्ट हैं उस स्लैब में। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि कितनी, तो वो होंगी 81% ऑफ आइटम्स 18% की स्लैब में आती हैं। इतना याद हो गया, 18 का उल्टा 81। एग्जाम में आ जाएगा तो कर लोगे आप। अब देखो, नो टैक्स वाले कौन कौन सी गुड्स हैं, इसको आप याद भी कर सकते हो, नहीं तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आज आपको बता देती हूँ, जिससे इजीली याद हो जाएगा। नो टैक्स, जिसमें कोई भी टैक्स नहीं है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि जूट हो गया, फ्रेश मीट, मीट जो फ्रेश है, ठीक है, प्रोसेस्ड की बात नहीं हुई यहाँ पर, फिश, चिकन, एग्स, मिल्क, दूध, बटर, मिल्क यानी कि छाछ, दही, कर्ड, नेचुरल हनी की बात हो रही है, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर यानी कि हमारे जो आटे होते हैं, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, सॉल्ट, बिंदी, सिंदूर, स्टैम्प, जुडिशियल पेपर मतलब सरकारी पेपर जो होते हैं वो वाले। यहाँ पर एग्जाम में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, प्रिंटेड बुक्स, इसको आगे मैं क्लियर करती रहूँगी। न्यूज़पेपर, बैंगल, हैंडलूम, बोन, हॉर्न गॉर्स, बोन ग्रिस्ट, बोन मीट, हूफ मील, हॉर्न मील, तो ये सब है आपका 0% वाले में, तो आप इसको रीड भी कर सकते हो। काजल, चिल्ड्रंस की जो पिक्चर होती है, ड्राइंग, कलरिंग बुक, ह्यूमन हेयर्स, इसका मतलब जो बच्चों के बुक्स वगैरह हैं उन पे 0% टैक्स है। सर्विसेज कौन से इंक्लूड है यहाँ पर? होटल, लॉजिस, जिनका जो टैरिफ है 1000 रुपये से कम का है, और ग्रैंड फादरिंग सर्विसेज हैज़ बीन एग्जम्प्टेड अंडर GST, जो कि ग्रैंड फादरिंग सर्विसेज थी उनको भी एग्जाम्प्ट कर रखा है यहाँ पर। रफ प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स विल एक्सट्रैक्ट GST रेट ऑफ 0.25%। ठीक है, अच्छा एक बात हम और यहाँ पर भूल गए, वो ये है कि जो गोल्ड और रफ डायमंड है वो करंट स्लैब के अंदर नहीं लाए गए। ठीक है, गोल्ड और रफ डायमंड को इस स्लैब में नहीं लाया गया। ये कितने पे टैक्स होंगी? ये टैक्सेबल होंगी 3% पे और 0.25% पे। ठीक है, गोल्ड 3% पे, रफ डायमंड 0.25% पे, इनकी स्लैब अलग है। अब हम बात करते हैं 5% GST जिन पे लग रहा है, वो आइटम है फिश फिलेट। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, फिश तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर फ्रेश मीट, फिश, चिकन की बात हो रही है, यहाँ पे फिश फिलेट पे 5% गुड्स टैक्स लग रहा है। अपैरल्स जो कि 1000 रुपये से कम के होंगे, वो पैक्ड फूड आइटम्स पे 5% लग रहा है। जो फ्रेश फूड
जो फ्रेश फ्रूट आइटम्स थी और फूड आइटम्स थी, वेजिटेबल थी, उन पे कोई टैक्स नहीं था, लेकिन जो पैक्ड वाली हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, उन पे टैक्स लग रहा है। ये साथ साथ आपको क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जो भी चप्पलें हैं 500 रुपये से कम की, उनके ऊपर लग रहा है 5%। क्रीम, स्किम्ड मिल्क, अब नॉर्मल जो दूध था उस पर नहीं लग रहा था, अगर आप वो दूध स्किम्ड मिल्क पाउडर मिल जाएगा, पाउडर फॉर्म में लोगे तो उस पर टैक्स लगेगा 5%, ठीक है। ब्रांडेड जो पनीर होंगे, फ्रोजन वेजिटेबल होंगी, कॉफ़ी टी, ये एग्जाम में आ सकता है सब, फ्रोजन वेजिटेबल्स, कॉफ़ी टी, स्पाइसेस, पिज़्ज़ा, ब्रेड, इन सब पे लग रहा है। आप इसको रीड कर लीजिए। मेन इसमें बात आती है बायोगैस, इंसुलिन्स, अगरबत्ती, काइट्स। अगरबत्ती लोग सोचेंगे ये धार्मिक है इसलिए नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर भी 5% लग रहा है। रिवेन्यू स्टैम्प पोस्ट मार्क्स, फर्स्ट डे कवर्स, इन सब पे लगेगा। सर्विसेज कौन सी है? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, स्मॉल रेस्टोरेंट विल अंडर द 5% कैटेगरी, ये सब 5% की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि ये मेन इनपुट, देयर मेन इनपुट इज पेट्रोलियम, इनका मेन इनपुट पेट्रोलियम है, जो कि जीएसटी के अम्बिट के बाहर है। इसलिए ये इनका अगर रीजन क्वेश्चन में पूछ लिया तो यहाँ पर आएगा इनका मेन इनपुट पेट्रोलियम है, जो कि जीएसटी में नहीं आते, इसलिए इन पे 5% लग रहा है। 12% किस पे लग रहा है? 12% वाले हैं जो भी अबव है 1000 के अपैरल्स, यहाँ पर 5% वाले में 500 1000 से कम वाले थे, अब 12% में 1000 से ज़्यादा वाले अपैरल्स आ गए हैं। यहाँ पे बटर, चीज़, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स है। यहाँ देखो 0% वाले में मीट था, कौन सा वाला? फ्रेश वाला, लेकिन अब अगर फ्रोजन हो जाता है तो वो आएगा आपका 12% में। नमकीन, भुजिया, फ्रूट के जो जूस हैं अब वो आएंगे 12% पे। अगरबत्ती, टूथ पाउडर, ये सब आपके आ गए 12% में, ठीक है। एक्सरसाइज बुक, अब ये मेन याद रखना, जो बच्चों की बुक्स वगैरह थी, ड्राइंग कॉपीज थी, उनके ऊपर 0% था, लेकिन अब बड़ों की बात आ गई है, एक्सरसाइज बुक्स आ गई है, नोटबुक्स आ गई हैं, इनके ऊपर 12% टैक्स लग गया, ठीक है। बाकी सब आप रीड कर सकते हो। फॉक्स, स्कीमर्स, केक सर्वर्स, इन सब पे लगा है। प्लेइंग कार्ड्स और कुछ गेम्स है जैसे कि लूडो वगैरह, इन सब पे 12% लगा है। सर्विसेज जो है, स्टेट रन लॉटरीज, इनके ऊपर 12% लगा है। नॉन एसी होटल्स जो खाना खिलाते हैं लेकिन वो नॉन एसी है तो उन पे 12% लगेगा। बिजनेस क्लास एयर टिकट्स अगर आप लेंगे तो उस पर 12% लगेगा। फर्टिलाइजर्स, वर्क कंट्रैक्टर्स विल फॉल अंडर 12% जीएसटी। अब बात आती है 18% की। सबसे ज़्यादा जो आइटम है वो 18% में लाई गई है, ठीक है। जो फुटवेयर अब 500 रुपये से ज़्यादा के हो गए वो 18% में आएंगे, जो फुटवेयर 500 रुपये से कम के थे वो 5% में थे। यहाँ पर कंपैरिजन हो गया, ठीक है। ट्रेडमार्क, गुडविल, सॉफ्टवेयर वगैरह इन सब पे 18% लग गया। जैम, सॉस, पेस्ट्रीज, ये सब, टिश्यू पेपर, इन्वेलप, नोटबुक्स। अब देखो एक्सरसाइज बुक्स जो थी वो एक्सरसाइज नोटबुक्स, कुछ टाइप की नोटबुक जो है वो 12% के में है और कुछ नोटबुक्स जो हैं वो 18% में है। प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, ये सब, काजल पेंसिल स्टिक्स और एल्युमिनियम फॉयल, ये सब आपके 18% में आ गए। मेन बात आती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर्स, सीसीटीवी, ये क्वेश्चन में आ सकता है। बैम्बू फर्नीचर, स्विमिंग पूल्स, पैडिंग प्यूल्स, करी पेस्ट, मेयोनीज, सलाद की जो ड्रेसिंग्स होती हैं, ये सब 18% में आ गया है। अब सर्विसेज कौन से हैं? जो भी एसी वाले होटल है जो लिकर यानी कि लिकर, शराब वगैरह और नशे वाली चीज़ें अगर वो सर्व करते हैं तो वो आएंगे 18% की स्लैब में। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आएंगी। आईटी सर्विसेज मेन यहाँ पर डाल दी इन्होंने 18% में। गारमेंट्स, फाइनेंशियल, ब्रांडेड गारमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज विल अट्रैक्ट 18% टैक्स अंडर जीएसटी, ठीक है। तो ये सब है। रूम टैरिफ बिटवीन, जिनका टैरिफ जिन रूम्स का टैरिफ 2500 से 7500 तक का है वो भी 18.5% में आ गए। रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स के अंदर जो आते हैं वो आएंगे 18% में। 28% वाली कौन सी चीज़ है? वो है बीड़ी, च्यूइंग गम्स, मोलासेस, चॉकलेट नॉट कंटेनिंग कोकोआ, वेफर्स, पान मसाला। अब ये ध्यान रखो, चॉकलेट, पान मसाला, एरेटेड वाटर, पेंट,
डिओड्रेंट्स, शेविंग क्रीम्स और शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, ये सब मेन यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर 28% में वैक्यूम क्लीनर, शेव, हेयर क्लिपर्स, एयरक्राफ्ट, एटीएम्स, वॉशिंग मशीन, ये भी देखो ध्यान से, वेइंग मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम्स, और ये सब डाल दिया इन्होंने 28% में। ठीक है, विल अट्रैक्ट 28%। हाईएस्ट जीएसटी सिस्टम के अंदर ये हाईएस्ट रेट है जो है 28%। इनके अंदर सर्विसेज कौन कौन सी हैं? प्राइवेट रन लॉटरीज, ऑथराइज बाय स्टेट, होटल विद रूम टैरिफ अबव, जितने भी होटल्स हैं जिनका रूम टैरिफ अगर आप एक रूम का 7,500 रुपये से ज़्यादा लेते हैं तो उनके पास 28% लगेगा। 5 स्टार होटल्स, रेस क्लब, बैटिंग, सिनेमा हॉल्स भी 28% की टैक्स स्लैब में आ रहे हैं। तो अगर आपको सिनेमा हॉल्स में जाकर मूवीज़ देखने का शौक है तो आप वन स्क्रीन सिनेमा में जाइए, पीवीआर, आयोनैक्स, इन सब में 28% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखिए, अब आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने कुछ तैयार किए हैं, तो ये आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो ये मैं अपने फेसबुक ग्रुप में पीडीएफ में दे दूंगी आपको। नव क्लासेस देखते रहें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक पे ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि ये करंट टॉपिक है। जीएसटी बिल की फुल एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी। थैंक यू सो मच। Click here on the subscribe button and then click on Nav Classes. You will reach to my channel. Here you can click on bell icon so that you will get notified as and when I upload my new video. Now please do uploaded videos. You can click here on videos, so you will get all videos here. If you click on playlist, you will get respective video you are searching for as per your interest.